इमेजिन करो एक सीन, आप स्पेन के एक सुनसान इलाके में हो। वहां एक मैसिव व्हाइट बिल्डिंग है, एक फोर्ट्रेस जहां एंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अंदर जाने पर ऐसा फील होता है जैसे आप किसी जेम्स बॉन्ड मूवी के विलन के घर में आ गए हो। इस किले के अंदर बैठा है दुनिया का सबसे सीक्रेटिव आदमी, एक ऐसा इंसान जिसने बिल गेट्स से भी रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल छीन लिया था। उसके पास प्राइवेट जेट्स हैं, $300 मिलियन की यॉट है और दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी का मालिक है। लेकिन 1999 तक जब उसकी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही थी, दुनिया के पास उसकी एक फोटो तक नहीं थी। वो घोस्ट की तरह था। वो लंच अपने एम्प्लॉइज के साथ कैफेटेरिया में करता है, सिंपल शर्ट पहनता है, लेकिन उसने फैशन इंडस्ट्री को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया है। इस आदमी का नाम है अरमांचियो ऑर्टेगा और उसकी कंपनी का नाम है ज़ारा। आज हम डिकोड करेंगे 7 सीक्रेट स्ट्रेटजीज, 7 ऐसे बिजनेस रूल्स जिसने एक गरीब रेलवे वर्कर के बेटे को $134 बिलियन का मालिक बना दिया है। हम बात करेंगे कि कैसे एंगर से एम्पायर बन सकता है, कॉपी करना भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर सकते हैं और फाइनली बिलियनियर की प्लेबुक ऑन डाइवर्सिफिकेशन। ये सिर्फ एक क्लोथिंग ब्रांड की स्टोरी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कि एम्पायर कैसे बनाए जाते हैं। वेलकम टू द ओर्टेगा प्रोटोकॉल, लेट्स डिकोड द बिजनेस। देखिए गाइस, हर बड़े बिजनेस के पीछे एक वाई होता है, लेकिन अरमांचियो ऑर्टेगा का वाई कोई सपना नहीं था, एक ट्रॉमा था। इसे हम कहते हैं टर्न एंगर इनटू एम्पायर, और यह है बिजनेस स्ट्रेटजी नंबर 1। स्टोरी जाती है 1950s में। अरमांचियो 13 साल का था। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था और उसकी मां जोसेफा उसे पिक करने आई थी। वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में गए खाना लेने के लिए। अरमांचियो काउंटर के नीचे खड़ा था और उसने सुना दुकान के मालिक ने उसकी मां से क्या कहा, जोसेफा, मैं अब तुम्हें उधार नहीं दे सकता, आई कांट गिव यू क्रेडिट एनी मोर। सोचिए उस 13 साल के बच्चे पर क्या बीती होगी। उसने अपनी मां की आंखों में वो ह्यूमिलिएशन देखी और उसी वक्त उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर अरमांचियो ने एक डिसीजन लिया। उसने खुद से कहा, दिस विल नॉट हैपन टू माई मदर एवर अगेन। यह है लेसन नंबर 1। सबसे पावरफुल बिजनेसेस वो होते हैं जो एक पर्सनल पेन पॉइंट से जन्म लेते हैं। अरमांचियो ने स्कूल को क्विट कर दिया और एक शर्ट स्टोर गाला में काम करना शुरू किया। वहां उसने सिर्फ कपड़े नहीं सेके, उसने रिच पीपल की साइकोलॉजी को समझा। उसने देखा कि फैशन सिर्फ अमीरों की जागीर थी, गरीब लोग स्टाइलिश नहीं दिख सकते थे। अरमांचियो का मिशन बन गया डेमोक्रेटाइज फैशन। वो चाहते थे कि हर कोई, चाहे वो रेलवे वर्कर का बेटा ही क्यों ना हो, अमीरों जैसा दिख सके। इस ट्रॉमा ने उसे वो हंगर दे दी जो किसी MBA डिग्री ने नहीं दी। लेकिन सिर्फ हंगर से एम्पायर नहीं बनता, उसके लिए चाहिए एक किलर प्रोडक्ट, और वहीं से आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। 1960s में अरमांचियो एक स्टोर ला माजा में काम कर रहे थे। वहां उसने नोटिस किया कि लेडीज एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग गाउन, बार्थरोब जिसे कहते हैं, बहुत पसंद कर रही थी। पर प्रॉब्लम क्या थी, वो गाउन ना बहुत महंगा था, सिर्फ वेल्दी क्लाइंट्स ही उसे अफोर्ड कर सकते थे। अरमांचियो ने सोचा, अगर मैं सेम डिजाइन सस्ते मटेरियल में बना दूं तो यहां एंट्री होती है रोसालिया मेरा की, अरमांचियो की वाइफ और ज़ारा की को-फाउंडर, जो उस वक्त एक सिंपल सीमस्ट्रेस थी, यानी कि आयरन करने वाली। इन दोनों ने मिलकर अरमांचियो के भाई के एक डाइनिंग रूम में उन गाउन्स की कॉपीज को बनाना शुरू कर दिया। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं कॉपी बट कस्टमाइज। अरमांचियो ने नया डिजाइन इन्वेंट नहीं किया, उसने अमीरों के फैशन को कॉपी कर लिया, मटेरियल चेंज कर दिया और उसे एक्सेसिबल बना दिया। उन्होंने अपनी पहली कंपनी का नाम रखा था गोवा। अगर आप गोवा को उल्टा करें तो उनका नाम बनता है, वो है अरमांचियो ऑर्टेगा। वो बाइसाइकिल पर जाकर डोर टू डोर ये गाउन्स बेचते थे। सोचिए 1963 की बात है। आज हम इसे ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं, लेकिन ऑर्टेगा ये तब कर रहे थे जब इंटरनेट भी नहीं था। और यहां है बिजनेस लेसन नंबर 2, डोंट रीइन्वेंट, जस्ट आइटरेट। यानी कि इनोवेशन का मतलब यह नहीं होता कि हमेशा न्यू इन्वेंशन करनी होती है। कभी कभी एग्जिस्टिंग लग्जरी प्रोडक्ट को मास मार्केट के लिए एक्सेसिबल बनाना सबसे बड़ा इनोवेशन होता है। 1975 में उन्होंने अपना पहला स्टोर खोला और नाम रखना चाहते थे ज़ोर्बा, एक ग्रीक मूवी के नाम पे, लेकिन पास का एक बार था, उसका भी नाम वही था। पैसा बचाने के लिए उन्होंने एग्जिस्टिंग लेटर्स को रीअरेंज कर दिया और नाम बन गया ज़ारा। लेकिन असली गेम तब बदला जब ज़ारा ने डिसाइड किया कि वो फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े रूल को तोड़ने वाला था, और वो था टाइम। फैशन इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड रूल था 40 हफ्ते। मतलब डिजाइनर आज कुछ ड्रॉ करेगा तो वो मार्केट में 10 महीने बाद आएगा। तब तक ट्रेंड ही चेंज हो चुका होता था। H&M और गैप जैसे जायंट्स इसी रूल पर चलते थे।
अमांशियो ओर्टेगा ने कहा ये सब बकवास है और जारा ने डेवलप किया द वेलोसिटी ट्रैक। जारा का डिजाइन टू स्टोर टाइम कितना है पता है? 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, सिर्फ 15 दिन। जी हां, 2 हफ्ते। कैसे? इंडिटेक्स की वजह से। इंडिटेक्स कौन है? जारा की पेरेंट कंपनी। उनके हेडक्वार्टर्स में एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है जहां 110 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं। कपड़े वहां से निकलते हैं और 48 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं। जहां बाकी ब्रांड्स एशिया में प्रोडक्शन करते थे ताकि सस्ता पड़े, जारा ने शुरुआत में प्रोडक्शन स्पेन और पोर्चुगल में की, पास की कंट्रीज में, ताकि स्पीड मिले। और यहां मिलता है हमें बिजनेस लेसन 3, स्पीड किल्स कंपटीशन। ओर्टेगा ने समझा कि फैशन फ्रेश वेजिटेबल की तरह है, अगर वो ज्यादा दिन शेल्फ पे रहा तो वो सड़ जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जारा ट्रेंड सेट नहीं करता, वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है। उनके 700 से ज्यादा डिजाइनर्स दुनिया भर में घूमते रहते हैं, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, और देखते हैं लोग क्या पहन रहे हैं। फोटो क्लिक करते हैं, हेडक्वार्टर भेज देते हैं और 2 हफ्ते के अंदर वैसा ही कपड़ा स्टोर में पहुंचा देते हैं। लेकिन इतनी स्पीड का क्या फायदा अगर कस्टमर खरीदे ही ना? ओर्टेगा ने ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा बग ढूंढ निकाला जिसे लोग पागलों की तरह जारा में शॉपिंग करते हैं। आप कभी जारा गए हो? आपको एक जैकेट पसंद आई, लेकिन आपने सोचा चलो कल ले लूंगा। जब आप नेक्स्ट डे वापस आए तो वो जैकेट गायब हो जाती है। आपको लगा होगा ओ नो, स्टॉक खत्म हो गया। लेकिन ये गलती नहीं है दोस्तों, ये एक केयरफुली डिजाइन स्ट्रेटजी है जिसे हम कहते हैं द फैंटम स्टॉक इफेक्ट। ट्रेडिशनल रिटेल में आउट ऑफ स्टॉक होना पाप माना जाता है, मैनेजर को हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन जारा में आउट ऑफ स्टॉक होना उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जारा जानबूझकर कम क्वांटिटीज बनाता है। क्यों? एक्सक्लूसिविटी। आपको लगता है ये आइटम यूनिक है। अर्जेंसी, आपके दिमाग में डर बैठ जाता है, अभी नहीं लिया तो कल नहीं मिलेगा। और इसका रिजल्ट क्या है? जारा का कस्टमर साल में एवरेज 17 बार स्टोर्स को विजिट करता है और वहीं कॉम्पिटिटर्स का सिर्फ 3 से 4 बार, यानी 4 गुना ज्यादा विजिट्स होती हैं जारा में। और यहां है बिजनेस लर्निंग नंबर 4, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब आप चीजों को हमेशा अवेलेबल रखते हो ना तो कस्टमर प्रोक्रेस्टिनेट करता है। जब आप स्कार्सिटी क्रिएट करते हो तो कस्टमर इंपल्सिव हो जाता है। जारा ने शॉपिंग को एक ट्रेजर हंट बना दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जारा इतना फेमस है बिना एक भी रुपया मार्केटिंग पे खर्च किए। आपने लास्ट टाइम जारा का टीवी कमर्शियल कब देखा था? या कोई बड़ा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट? कभी नहीं ना। जहां H&M और दूसरे ब्रांड्स अपने रेवेन्यू का 3.5% एड्स पे खर्च करते हैं, सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, जारा का एड बजट ऑलमोस्ट 0 है। इसे हम कहते हैं परसेप्शन बिल्ड्स प्रीमियमनेस स्ट्रेटजी। जारा का मानना है कि एडवर्टाइजिंग इज फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट डिजायर्ड। एडवर्टाइजिंग उन चीजों के लिए है जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो जारा मार्केटिंग कैसे करता है? वो पैसे एड्स पर नहीं, रियल एस्टेट पर निवेश करता है। जारा हमेशा शहर की सबसे महंगी, लग्जरी और प्राइम लोकेशंस पर स्टोर खोलता है। गुच्ची, प्राडा, लुई विटॉन, इन सब के बगल में। उन्होंने न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर एक स्टोर के लिए $300 मिलियन पे किया था। क्यों? क्योंकि जब आप लग्जरी ब्रांड्स के बगल में दिखते हो ना तो कस्टमर के दिमाग में आप भी लग्जरी ब्रांड बन जाते हो, भले ही आपकी शर्ट 29 यूरोस की क्यों ना हो। उनके स्टोर विंडोज ही उनके एड्स बन जाते हैं। यहां है बिजनेस लेसन नंबर 5, लोकेशन इज द अल्टीमेट फ्लेक्स। बजाय इसके कि आप लोगों को बताओ कि आप प्रीमियम हो, एड्स के थ्रू ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां सिर्फ प्रीमियम लोग होते हैं। परसेप्शन इज रियलिटी। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेस स्टोरी का एक डार्क साइड जरूर होता है और जारा का एम्पायर इंस्पिरेशन और थेफ्ट के बीच की एक बहुत पतली लाइन पर चलता है। कहा जाता है गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। जारा शायद इस कोट को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं कॉपी टू स्केल। जारा पर सालों से इल्जाम लगता आ रहा है कि वो बड़े डिजाइनर्स और छोटे आर्टिस्ट के डिजाइन चोरी करते हैं। एक क्लासिक केस बताता हूं क्रिश्चियन लुबोटिन का। जानते हैं ना, वो रेड बॉटम वाली महंगी हिल्स। लुबोटिन ने जारा पर केस किया क्योंकि जारा ने ऑलमोस्ट सेम जूता बेचना शुरू कर दिया। लुबोटिन का जूता 700 यूरो का था और जारा का 80 यूरो का। रिजल्ट क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि जारा का जूता सफिशिएंटली डिफरेंट है और लुबोटिन को उल्टा जारा को 2500 यूरो डैमेजेस देने पड़ गए। लेकिन सिर्फ बड़े ब्रांड्स नहीं, छोटे आर्टिस्ट भी पिटे हैं भाई। गारो नाम के एक ब्रांड ने एक बर्ड प्रिंट शर्ट बनाई थी। कुछ ही टाइम बाद एग्जैक्ट सेम बर्ड्स सेम लेआउट के साथ जारा के स्टोर में वही शर्ट आ गई। गारो की डिजाइनर मार्गरीत कहती है, इट्स लाइक स्टीलिंग, जैसे मैं सड़क पर जा रही हूं और मेरा बैग किसी ने चोरी कर लिया हो। जारा इसे
सोर्सिंग कहता है। वो कहता है कि फैशन एक साइकिल है, सब एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ज़ारा की जो स्पीड है उन्हें अलाउ करती है कि वो ओरिजिनल डिजाइनर से पहले कॉपी मार्केट में ले आए। और यही है बिजनेस लेसन नंबर 6, डोमिनेंस थ्रू अडॉप्शन। ज़ारा मार्केट क्रिएट नहीं करता, वो मार्केट को कैप्चर करता है। ये एथिकल है या नहीं, ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के देता है। लेकिन क्या हो अगर कल लोग फैशन खरीदना ही बंद कर दे? अमांशियो ऑर्टेगा ने इसका भी इंतजाम करके रखा है। अमांशियो ऑर्टेगा जानते हैं कि फैशन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। आज ज़ारा हॉट है, कल कोई और हॉट हो सकता है, जैसे अब शीन आ गया है। तो उन्होंने अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन टू डाइवर्सिफिकेशन। अमांशियो ने अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ वापस कपड़ों में नहीं लगाया, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई जिसका नाम है फॉन्टेगादिया। उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो 15 से 20 बिलियन यूरो का है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगर कल ज़ारा बिकना बंद हो जाएगा ना, तो भी ऑर्टेगा फैमिली इस दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ही रहेगी। और अब ये एम्पायर पास हो चुका है नेक्स्ट जनरेशन को, जिसका नाम है मार्ता ऑर्टेगा। मार्ता अमांशियो की बेटी है और उन्होंने 2022 में चेयरवुमन का रोल ले लिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलियनियर की बेटी होने के बावजूद उसने ट्रेनिंग के लिए ज़ारा स्टोर में पहले कपड़े फोल्ड करना सीखा था और शेल्फ पे स्टॉकिंग करती थी। अब मार्ता का चैलेंज है ज़ारा को डिजिटल एरा में ले जाना और सस्टेनेबिलिटी के क्वेश्चंस को फेस करना, क्योंकि हम सब जानते हैं फास्ट फैशन एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुनीशिया की नदियां डाई से रंगीन हो चुकी हैं और वर्कर्स की हालत काफी खराब है। तो यहां आता है बिजनेस लेसन नंबर 7, डाइवर्सिफाई टू सर्वाइव। बिजनेस से पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे को एसेट्स में पार्क करो जो कभी पुराने नहीं होते, जैसे रियल एस्टेट्स या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इसी तरीके से आप एक डायनेस्टी बनाते हो, कंपनी नहीं। गाइस, अमांशियो ऑर्टेगा की स्टोरी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। उन्होंने प्रूव किया कि आपको फर्स्ट मूवर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस फास्टेस्ट मूवर होना है। उन्होंने गरीबी देखी, ह्यूमिलिएशन देखा और उस गुस्से को यूज करके दुनिया का सबसे बड़ा फैशन एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस रूल्स यानी कि एड्स, सीजन, इन्वेंट्री सबको तोड़ दिया। लेकिन हर सस्ती शर्ट की कीमत होती है, चाहे वो किसी आर्टिस्ट की चोरी हुई डिजाइन हो या तुनीशिया की किसी फैक्ट्री में वर्कर को 38 मिनट के अंदर शर्ट कंप्लीट करने की टारगेट हो। अमांशियो ऑर्टेगा आज 89 ईयर्स के हो चुके हैं। वो आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं, ऑमलेट्स खाते हैं। उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन दुनिया बदल दी, अच्छाई और बुराई दोनों तरीके से। आपका क्या ख्याल है? क्या ज़ारा की स्ट्रैटेजी जीनियस है या अनएथिकल है? क्या आपको लगता है कि मार्ता ऑर्टेगा इस एम्पायर को शीन जैसे कंपेटिटर से बचा पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनमें से कौन सी लर्निंग्स आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, वो भी मुझे बताना। और किस ब्रांड पे इस तरीके की डिटेल्ड बिजनेस केस स्टडी बताऊं, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको ज़ारा के बारे में पता चले और वो भी अपने बिजनेस में उन स्ट्रैटेजीज को यूज कर पाए। वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलता हूं बहुत जल्दी। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।